नमस्कार साथियों, आज आप जिस कहानी को सुनने जा रहे हैं वह एक ऐसे ट्रक ड्राइवर की दास्तान है जिसने देवगढ़ की पहाड़ियों में कुछ ऐसा देखा जो उसकी आत्मा तक को हिला गया। वीरान घाटी के जंगलों में छिपा है एक ऐसा रहस्य जो केवल उन्हीं को दिखता है जिनका अतीत उनसे हिसाब मांगने आता है। ये कहानी है अर्जुन की और उसके 8 रातों के उस भयावह सफर की जिसमें हर रात एक आत्मा, एक सवाल और एक सजा लेकर आती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का चैनल पर दिल से स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसी डरावनी, रहस्यमयी और सच्ची कहानी जिसे सुनने के बाद आप अगली बार पहाड़ों में घने जंगलों के बीच से गुजरते वक्त 10 बार सोचेंगे, क्योंकि यह कहानी किसी आम सुनसान सड़क की नहीं, यह कहानी है देवगढ़ के एक ऐसे पहाड़ी मोड़ की जहां सूरज की किरणें तक नहीं पहुंचती और जहां रात होते ही जिंदा लोग भी साया बन जाते हैं। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है छायाबांध चुड़ैल और ट्रक ड्राइवर की आप बीती। एक ऐसा खौफनाक सफर जो रूह तक को झक छोड़ दे। यह कहानी सच्ची है और खुद उस शख्स की जुबानी है, ट्रक ड्राइवर हरिओम की, जिसने एक ठंडी धुंध भरी रात में वीरान घाटी जंगल के पास जो देखा, महसूस किया और सहा, वो इतना डरावना था कि आज भी उस रास्ते से गुजरने वाले ट्रक ड्राइवर भगवान का नाम लेकर ब्रेक दबाते हैं। तो चलिए दोस्तों, खोलते हैं उस अंधेरे रहस्य का ताला जहां ना इंसान दिखता है ना जानवर, सिर्फ डर, धुंध और मौत का साया। जहां एक लंबी काली साड़ी वाली औरत, आधा जला हुआ चेहरा और चमकती आंखों के साथ हर रात उस रास्ते पर अपना शिकार ढूंढती है। एक वीरान घाटी चुड़ैल जो इंसान की आत्मा को भी खा जाती है। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप इस कहानी को कहां से सुन रहे हैं। अपना नाम और शहर या गांव का नाम जरूर लिखें ताकि हम आने वाले वीडियो में आपका नाम ले सकें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन दबा दें ताकि आप कोई भी डरावनी, सच्ची और रहस्यमयी कहानी मिस ना करें। अब देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं ट्रक ड्राइवर हरिओम की। वह भयानक औब्बी पहाड़ों में बारिश की बूंदें धीमी धीमी गति से गिर रही थीं, जैसे आसमान भी नींद में हो, और सड़क के किनारे की घास की नोकों पर पानी मोतियों की तरह टिका था। ठंडी हवा हर बार चेहरे को काटती सी लगती थी और मैं अपने 18 चक्कों वाले ट्रक को लेकर देवगढ़ के उस रास्ते पर धीरे धीरे चढ़ाई चढ़ रहा था जहां मोबाइल सिग्नल भी डर के मारे नहीं आते। मेरा नाम अर्जुन है, मैं पेशे से ट्रक ड्राइवर हूं और उस रात मेरे साथ मेरा पुराना खलासी किशन था। हम हल्द्वानी से श्रीनगर देवगढ़ माल लेकर जा रहे थे। रास्ता नया नहीं था, लेकिन इस बार का अनुभव बिल्कुल नया और खौफनाक होने वाला था। मैं हमेशा कहता हूं कि पहाड़ की चढ़ाई से ज्यादा खतरनाक होती है वहां की रातें, और उस रात ने मेरी बात को सच कर दिखाया। जैसे ही हम नागगिरी के पास पहुंचे तो सामने एक बोर्ड दिखा जिस पर लिखा था, वीरान घाटी क्षेत्र में सावधानी से चलें। मैंने सोचा शायद कोई स्लाइडिंग जोन होगा या ज्यादा कोहरा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े सूरज पूरी तरह बादलों में छिप गया और सड़क पर एक भी परछाई नहीं बची। पूरे पहाड़ पर अजीब सी धुंध और सन्नाटा फैल गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने दिन के उजाले को चुरा लिया हो। उस वक्त करीब शाम के 4 बजे थे, लेकिन माहौल रात सा हो चुका था। किशन ने मजाक में कहा, भाई यह जगह तो भूतों की फिल्म जैसी लग रही है। और मैंने हंसते हुए कहा, तू भी ना हर जगह जिन्न और चुड़ैल ढूंढता है। लेकिन हंसी थोड़ी देर बाद गले में अटक गई जब अचानक ट्रक के फ्रंट ग्लास में दरार आई और एक जोर की आवाज के साथ पूरा शीशा चटक गया। हमने ट्रक रोका और बाहर उतर कर देखा तो ना कोई पत्थर था ना कोई टक्कर, बस शीशा ऐसे फटा जैसे किसी अंदरूनी ताकत ने उसे तोड़ा हो। तभी किशन ने मुझे कंधे से पकड़कर धीमे स्वर में कहा, भाई पीछे देख। मैंने मुड़कर पीछे देखा तो मुझे एक लंबी कद काठी की औरत दिखाई दी जो काले घूंघट में सिर झुकाए ट्रक के पीछे चल रही थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी चाल बहुत धीमी थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह जमीन पर नहीं बल्कि हवा में तैर रही हो। हमने घबराकर जल्दी से ट्रक स्टार्ट किया और रफ्तार बढ़ाने लगे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जैसे जैसे वो औरत हमसे दूर होती, ट्रक की स्पीड कम होती जाती और जैसे ही वह नजदीक आती, ट्रक की रफ्तार खुद ब खुद तेज हो जाती,
जैसे कोई अदृश्य ताकत हमारे इंजन को कंट्रोल कर रही हो। हम दोनों डर के मारे पसीने पसीने हो गए। बाहर का मौसम और भी भयानक होता जा रहा था। पेड़ों की शाखाएं हवा में अजीब सी आवाजें कर रही थीं और एक के बाद एक ट्रक के सारे शीशे धुंध से भरने लगे, जैसे किसी ने जानबूझकर हर दिशा से हमारा रास्ता बंद कर दिया हो। मैंने वाइपर चलाया लेकिन कुछ साफ नहीं हुआ, और जब अगली बार मैंने पीछे देखा तो वो औरत ट्रक से महज 10 फीट दूर थी, लेकिन उसका घूंघट अब थोड़ा सा ऊपर उठ चुका था और उसके गले में एक टूटी माला लटक रही थी। किशन ने बुदबुदाना शुरू किया, या अल्लाह बिस्मिल्लाह, और मैंने भी हनुमान चालीसा मन में दोहराना शुरू कर दिया। लेकिन डर का असर यह था कि मुझे अपने होंठ भी सुनने लगने लगे। ट्रक अब एक मोड़ पर आ चुका था जहां अक्सर गाड़ियों के गिरने की खबरें आती थीं, और तभी इंजन ने अचानक झटका लिया और बंद हो गया। अब हम उस सुनसान पहाड़ी मोड़ पर खड़ी ट्रक में थे। चारों ओर धुंध नीचे खाई और पीछे वो छायामय औरत। मैं तेजी से बाहर कूदकर बोनट खोलने लगा, लेकिन अंदर कुछ भी खराब नहीं था। जैसे ही मैंने सिर उठाया, वो औरत अब ड्राइवर साइड की खिड़की से एकदम पास खड़ी थी। उसका घूंघट थोड़ा और ऊपर उठा और मैंने देखा उसकी आंखें नहीं थीं, बस काले गड्ढे थे, जैसे उसमें पूरी रात समा गई हो। और तभी उसने सिर झुकाया और धीरे से कहा, तू इस रास्ते से क्यों आया? अर्जुन। उसके मुंह से मेरा नाम सुनकर मेरी रीढ़ में बर्फ उतर गई। मैं पीछे हटते हुए ट्रक में चढ़ा और दरवाजा बंद कर लिया। किशन तो पहले ही सीट के नीचे दुबक गया था। मैंने एक बार फिर से इग्निशन घुमाया और ट्रक स्टार्ट हो गया, लेकिन इस बार स्पीड मीटर 0 पर ही अटका रहा। भले ही ट्रक चल रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे हम एक ऐसी जगह फंस गए हैं जहां समय थम चुका है। तभी ट्रक के अंदर रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें एक पुरानी पहाड़ी औरत की आवाज में लोरी बजने लगी। सो जा बेटा, रात आई है, परछाई लौट आई है। मैंने एक झटका मारा और ट्रक मोड़ पर तेजी से घुमा दिया, लेकिन मुड़ते ही सामने वही औरत फिर से खड़ी थी। अब उसका घूंघट पूरी तरह हट चुका था और चेहरा ऐसा जैसे किसी ने गर्म तवे पर चेहरा पिघला दिया हो। और उसकी मुस्कान, वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। मैं ट्रक घुमा भी नहीं सका क्योंकि हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे, जैसे किसी ने मेरे स्नायु रोक दिए हों। तभी किशन चिल्लाया, भाई दुआ पढ़। और हम दोनों ने जोर जोर से अपनी अपनी प्रार्थनाएं शुरू कर दी। कुछ ही पल में वो औरत धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगी और गायब हो गई। ट्रक का रेडियो बंद हो गया, शीशे साफ हो गए और धुंध छंटने लगी। लेकिन हम जानते थे कि कहानी खत्म नहीं हुई है। यह तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, एक और बोर्ड सामने आया। आप वीरान घाटी में प्रवेश कर चुके हैं। और मुझे लगा जैसे ट्रक के डैशबोर्ड से किसी ने धीमे स्वर में कहा, स्वागत है अर्जुन। मेरी सांसें जैसे रुक गई। किशन अभी भी कांपते हुए सीट से चिपका बैठा था और उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका खून निचोड़ लिया हो। मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा तो धुंध फिर से मोटी चादर की तरह हमारे पीछे के रास्ते को निगल चुकी थी। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, आगे बढ़ना। ट्रक का स्पीडोमीटर अब भी 0 दिखा रहा था, लेकिन पहिए घूम रहे थे और सड़क एक अजीब तरीके से लंबी होती जा रही थी, जैसे हम पहाड़ पर नहीं बल्कि किसी और ही दुनिया की ओर जा रहे हों। सामने जितने भी मोड़ थे वो एक जैसे लगने लगे। हर मोड़ के बाद वैसा ही एक मोड़ और फिर वैसा ही एक और, जैसे किसी ने हमारी दिशा को लूप में डाल दिया हो। मैं जब भी क्लच छोड़ता तो ट्रक थोड़ा लहराता और सामने के शीशे में कभी किसी का परछाई जैसा अक्स नजर आता, कभी किसी की हंसी सुनाई देती। और सबसे अजीब तब लगा जब हमारी गाड़ी के पास एक और ट्रक आता, दिखा हूबहू मेरे ही ट्रक जैसा, वही नंबर, वही कलर, वही दरार वाला शीशा। मैंने किशन से कहा, भाई तू भी देख रहा है? यह तो उसने कहा, हाँ भाई, लेकिन वो ट्रक, उसमें कोई नहीं बैठा। मैं जैसे ही पास आया तो देखा कि ड्राइवर की सीट पर मैं खुद बैठा था और मेरे चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। आंखें लाल और गर्दन थोड़ी टेढ़ी, जैसे कोई मरा हुआ इंसान ड्राइव कर रहा हो। और जैसे ही हम उसके बगल से निकले वो ट्रक गायब हो गया। कोई आवाज नहीं, कोई धुआं नहीं, बस फुस्सा, एक हल्का झटका जैसे सपना टूट जाए। मैंने जोर से हंसने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। गले में कोई अदृश्य हाथ अटका था। किशन अब लगातार कुरान की आयतें पढ़ रहा था और उसकी आंखें सूज चुकी थीं। तभी हमें एक पहाड़ी मोड़ पर
एक बूढ़ा आदमी दिखा जो हाथ हिला रहा था। पहाड़ की रात में किसी को ट्रक से लिफ्ट देना आत्महत्या जैसा था, लेकिन ना जाने क्यों मेरा पैर अपने आप ब्रेक पर चला गया। बूढ़ा आदमी पास आया। उसकी आंखें सफेद थीं और उसकी गर्दन टेढ़ी थी, जैसे किसी ने उसे रस्सी से लटकाया हो और फिर जिंदा कर दिया हो। उसने कहा, बेटा मैं वीरान घाटी का चौकीदार हूं, पर अब मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है। तू क्या कर रहा है? यहां मैंने कांपती आवाज में कहा। माल लेकर जा रहा हूं, रास्ता भटक गया हूं। उसने ठंडी हंसी हंसी और बोला, रास्ता तूने नहीं, रास्ते ने तुझे भटका दिया है। फिर उसने एक सिक्का मेरी तरफ फेंका और बोला, यह रख, जब चुड़ैल आए तो इसे दिखाना, शायद वो तुझे छोड़ दे। मैंने सिक्का पकड़ा तो हाथ जल गया, जैसे वो आग का बना हो, लेकिन जब देखा तो वो एक पुराने जमाने का तांबे का सिक्का था, जिस पर किसी औरत की उलटी छवि खुदी हुई थी। मैंने किशन की तरफ देखा तो वह जोर से चिल्ला रहा था, भाई ट्रक के ऊपर कोई बैठा है। मैंने शीशे से ऊपर देखा तो छत पर वाकई एक काली परछाई बैठी थी, जो धीरे धीरे ट्रक के अगले हिस्से की तरफ बढ़ रही थी। तभी इंजन ने फिर झटका मारा और ट्रक खुद ब खुद तेज चलने लगा। ब्रेक भी काम नहीं कर रहे थे और गाड़ी इतनी स्पीड में थी कि मैंने कभी उतनी तेजी पहाड़ों में नहीं देखी थी। सामने जो पुल आया वो बहुत पुराना था और उसके नीचे बहती नदी का पानी लाल दिख रहा था, जैसे खून हो। जैसे ही हम पुल पर पहुंचे, ट्रक एकदम झटका खाकर रुक गया और उस बूढ़े आदमी की आवाज फिर आई, पुल पार मत करना वरना वापस नहीं लौटेगा। हम हैरान थे कि वो आवाज कहां से आ रही थी। कोई नहीं था, सिर्फ हवा का शोर और नदी की गुर्राहट। तभी ट्रक के बोनट से धुआं निकलने लगा और सामने से वह औरत फिर प्रकट हुई, वहीं काले घूंघट वाली, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, आधा जला हुआ, आधा सड़ा हुआ, आंखें काली गहराई जैसी और होंठ फटे हुए। उसने कहा, अर्जुन तू भूल गया मुझे। मैं कांप गया। मैंने जोर से पूछा, कौन है तू? तो उसने कहा, जिसे तूने उस मोड़ पर छोड़ दिया था, जिस दिन तूने ट्रक से टक्कर मारी थी और फिर भाग गया था। आज तू उसी मोड़ पर है। आज हिसाब का दिन है। मेरा दिमाग घूम गया। मुझे वाकई वो घटना याद आई। 5 साल पहले एक रात इसी रास्ते पर एक औरत को टक्कर लगी थी, लेकिन मैं डर के मारे भाग गया था। सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन अब वो औरत मेरे सामने थी, मर चुकी थी, लेकिन फिर भी जिंदा थी। वो धीरे धीरे ट्रक के बोनट पर चढ़ने लगी और जैसे ही उसके पैर शीशे पर पड़े, वो शीशा फिर से झटक गया। मैंने जेब से वो सिक्का निकाला और खिड़की से बाहर फेंका। जैसे ही सिक्का जमीन पर गिरा, एक तेज चीख सुनाई दी और वो औरत आग के धुएं में बदलकर चीखते हुए ऊपर आसमान में उड़ गई। और तभी ट्रक स्टार्ट हो गया, ब्रेक काम करने लगे और माहौल थोड़ा साफ हुआ, लेकिन हमें पता था कि यह अंत नहीं था। ट्रक के डैशबोर्ड पर अब जो लिखा था उसने हमारी रूह तक कंपा दी। अभी 7 रातें बाकी हैं। अर्जुन, हर रात एक हिसाब, हर रात एक चेहरा। मैंने किशन की तरफ देखा तो उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। शायद डर अब उसके खून में उतर चुका था और मुझे भी अब यकीन हो गया था कि वीरान घाटी से पार जाने का एक ही रास्ता है। हर रात उस औरत के एक एक सवाल का सामना करना, एक एक गुनाह का हिसाब देना और इस डर की घाटी से जिंदा लौटने की उम्मीद छोड़ देना। रात की तीसरी घड़ी बीत रही थी। आसमान में बादल ऐसे थे जैसे किसी ने स्याही उड़ेल दी हो। एक भी तारा दिखाई नहीं दे रहा था और पहाड़ों की चुप्पी इतनी भारी लग रही थी जैसे वह खुद किसी श्राप में जकड़े हों। ट्रक की हेडलाइट्स अब भी जल रही थी, लेकिन उनकी रोशनी धुंध से टकराकर वहीं लौट जाती थी, जैसे यह रास्ता उजाले को वापस धकेल देता हो। मैंने एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ा और दूसरे से माथा पकड़ा। अब ना नींद आ रही थी, ना भूख, ना प्यास, सिर्फ एक गुनाह की गूंज थी और 7 रातों की सजा का इंतजार। किशन बिल्कुल शांत था। वो ना कुरान पढ़ रहा था, ना कुछ बोल रहा था, बस उसकी आंखें कहीं खोई हुई थीं और उसकी सांसें किसी डर को धीरे धीरे निगल रही थी। तभी ट्रक के रेडियो से अचानक वहीं पुरानी आवाज गूंजने लगी। दूसरी रात उसका नाम था रज्जो और मेरे दिल में कुछ चूभा, जैसे किसी ने सीने में सुई घोंप दी हो। रज्जो नाम सुनते ही मेरी आंखों के सामने एक धुंधली तस्वीर तैरने लगी। एक पहाड़ी गांव की लड़की जो मुझे हर बार ट्रक लाने पर हंसकर पानी पिलाती थी, जिसने एक बार अपने भाई के लिए मुझसे सवारी मांगी थी और मैंने पैसे के लालच में उसे पीछे बैठा लिया था, लेकिन रास्ते में उसका भाई गिर पड़ा था और मैं बिना रुके भाग गया था।
अगली सुबह पता चला था कि उसका सिर पहियों के नीचे आ गया था और वह वहीं मर गया था। और रज्जो वो गांव की सीमा पर खड़ी होकर मुझे देखती थी, लेकिन कभी कुछ नहीं कहती थी। बस उसकी आंखों में सवाल होता था और मौन में बद्दुआ। और आज कई साल बाद वही रज्जो फिर मेरे सामने थी। ट्रक के अगले शीशे पर धुंध से लिखा था, भाई का लहू वापस कर। मैं कांप उठा, शीशे को पोंछा, लेकिन लिखा अब भी वैसा ही था। किशन ने चुपचाप खिड़की से बाहर देखा और बोला, भाई रास्ता वहीं दिख रहा है जो सुबह था। और जब मैंने देखा तो वाकई ट्रक उसी मोड़ पर आ चुका था जहां हमने पहला बोर्ड पढ़ा था, वीरान घाटी क्षेत्र में सावधानी से चले। यह कैसे हो सकता था? हमने 3 घंटे में जो सफर किया वो फिर से वहीं लौट आया था, जैसे कोई अदृश्य लूप हमें खींचकर वापस उसी जगह ला रहा हो। तभी ट्रक की लाइट बंद हो गई और सामने अंधेरे में एक लड़की खड़ी दिखी, सफेद कपड़े, खुले बाल और हाथ में मटका। वो रज्जो थी, हूबहू वैसी ही, लेकिन अब उसकी आंखें लाल थीं। उसने इशारा किया, पानी पिएगा अर्जुन, और फिर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी में दर्द बदला और श्राप एक साथ गूंज रहे थे। मैंने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी ट्रक के अंदर ठंडी हवा का झोंका आया और पीछे की सीट पर मटके से पानी गिरने की आवाज आई। मैंने पीछे देखा तो रज्जो वहीं बैठी थी। मटका उसके हाथ में था और उसमें से खून टपक रहा था। उसने कहा, तूने उसे मारा नहीं था, लेकिन छोड़ दिया था मरने को। अब तेरा नंबर है। मैंने झट से जेब से सिक्का निकाला जो उस बूढ़े चौकीदार ने दिया था, लेकिन सिक्का अब स्याह हो चुका था। उस पर कोई निशान नहीं बचा था। वो अब किसी काम का नहीं था। रज्जू मुस्कुराई और बोली, सिक्का अब किसी और के खून से बदलता है। और तभी ट्रक की खिड़की पर किसी ने जोर से थपथपाया। मैंने देखा तो बाहर 2 छोटे लड़के खड़े थे। एक का सिर फूटा हुआ और दूसरे के पैरों में लोहे की जंजीरें, और दोनों की आंखों से खून बह रहा था। मैंने सिर झटका और खुद को होश में लाने की कोशिश की। तभी ट्रक खुद आगे बढ़ने लगा और सामने वही मोड़ आया जहां रज्जो के भाई की मौत हुई थी। और मैं चिल्लाया, नहीं, मैं रुकूंगा, मैं भागूंगा नहीं। और मैंने पहली बार ब्रेक पूरी ताकत से दबाया। ट्रक रुक गया। बाहर सन्नाटा था और मैंने उतरकर उस जगह फूल रखे जहां वो हादसा हुआ था। मैंने माफी मांगी, सचमुच दिल से, और पहली बार मेरी आंखों से आंसू निकले। तभी रज्जो की परछाई धुंध से निकलकर सामने आई। उसने सिर झुकाया और कहा, भाई की आत्मा अब मुक्त है, पर 7 आत्माएं बाकी हैं। और वो गायब हो गई। ट्रक का इंजन स्टार्ट हो गया, स्पीडोमीटर अब फिर से चलने लगा और रोड थोड़ा साफ हुआ। लेकिन तभी डैशबोर्ड पर फिर एक पंक्ति उभरी, तीसरी रात जिसे तूने देखा नहीं, पर जिसने तुझे देखा। और मेरी आत्मा फिर एक बार कांप गई, क्योंकि अगला हिसाब उस अजनबी का था जो कभी बोला नहीं था, पर जिसने मेरे नाम को सांसों में लिया था। तीसरी रात बीतते ही ट्रक ने जैसे चैन की एक सांस ली। इंजन कुछ देर के लिए सामान्य चला। किशन की आंखें थोड़ी स्थिर हुईं और पहाड़ों की हवा में एक अजीब सी चुप्पी पसर गई थी। लेकिन उस चुप्पी के नीचे कुछ था जो सांप की तरह फुफकार रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी कोई दरवाजा खोला हो। रात अब पूरी तरह उतर आई थी और वो रास्ता जो हमें आगे ले जा रहा था वो पहले जैसा नहीं लग रहा था। रोड पर टार नहीं बल्कि मिट्टी थी और आसपास के पेड़ जैसे रास्ता देख रहे थे। उनकी टहनियां धीमे धीमे ट्रक की ओर झुक रही थीं, जैसे हमें रोकना चाहती हूं। तभी डैशबोर्ड पर फिर वही आवाज आई, चौथी रात शुरू। नाम नहीं, चेहरा नहीं, सिर्फ एक साया। और उस पल मुझे याद आया वो दिन जब मैंने एक बार जंगल के रास्ते शॉर्टकट लेने की कोशिश की थी और एक झोपड़ी के पास से गुजरा था। वहां एक बुजुर्ग बैठा था, कुछ कह रहा था, लेकिन मैंने उसे अनसुना कर दिया। वो चिल्लाता रहा, मत जाओ उस रास्ते, वहां साया है, और मैंने उसे धक्का देकर आगे बढ़ा दिया था। अब वही जंगल सामने था, वही मोड़, वही पेड़ और वही हवा जो उस दिन थी। मैंने ब्रेक लगाया, लेकिन ट्रक खुद ब खुद उसी पुराने पगडंडी की तरफ मुड़ गया। किशन ने कहा, भाई ये रास्ता नक्शे में नहीं है, तू क्यों जा रहा है? मैंने कांपते स्वर में कहा, मैं नहीं ले जा रहा, ये खुद हमें खींच रहा है। और वह रास्ता घना होता गया। पेड़ अब दोनों तरफ से एक सुरंग बना चुके थे। हेडलाइट्स की रोशनी बस 2 गज तक जाती थी और फिर अंधेरा उसे निगल जाता। तभी ट्रक की छत पर फिर किसी के चलने की आवाज आई, धीमे धीमे कदम, एक एक करके, जैसे कोई ट्रक पर चक्कर काट रहा हो।
किशन अब जोर से कुरान की आयतें पढ़ने लगा और मैंने शीशे में देखा तो पीछे की सीट पर वही साया बैठा था, काला, बिना चेहरा, बिना आवाज। लेकिन उसकी मौजूदगी इतनी भारी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था, जैसे कोई जलता हुआ लोहे का टुकड़ा सीने पर रखा हो। तभी ट्रक का रेडियो फिर चालू हुआ और उसमें सिर्फ एक शब्द गूंजा, घूर। और मैंने गलती से रियर व्यू मिरर में देखा। उस साए की दो आंखें जल रही थी नीली, लेकिन अंदर से गहरी, जैसे दो कुएं। और उनमें झांकते ही मेरी आंखों के सामने वो सारी घटनाएं घूम गई जिन्हें मैंने कभी अनदेखा किया, जिन चेहरों को मैंने नजरअंदाज किया, जिन आवाजों को अनसुना किया। और उनमें सबसे ऊपर था वो चेहरा, एक बच्चा जो सड़क किनारे बैठा था और हाथ हिला रहा था, जिसे मैंने मजाक समझकर नहीं रोका। और बाद में पता चला था कि वह लड़का अपने बाप से पिछड़ गया था और भेड़ियों ने उसे नोच डाला था। वो अब उस साए में समा गया था। मैंने जोर से ब्रेक मारा, लेकिन ट्रक रुक नहीं रहा था और सामने एक कच्चा पुल दिखा, इतना कमजोर कि एक साइकिल भी पार करे तो हिल जाए। लेकिन ट्रक उसी तरफ भाग रहा था। तभी किशन ने कहा, भाई तू उस बच्चे की जगह बैठ गया है, तूने उसकी जगह ले ली है। और मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। ट्रक अब पुल पर था और नीचे बहती नदी से रोने की आवाजें आ रही थीं, जैसे सैकड़ों बच्चे एक साथ चीख रहे हों। तभी डैशबोर्ड पर लिखा उभरा, तू वही है जो दूसरों की चीख पर हंसा करता था। और अब मेरे सामने वही बच्चा खड़ा था, मरे हुए जैसा उसके चेहरे पर कीचड़ था, पैर में खून और आंखों में वही नीली आग। उसने सिर्फ एक उंगली उठाई और मुझे देखा। मैं कांपता हुआ ट्रक से उतरा। पैर जवाब नहीं दे रहे थे, लेकिन मैं बढ़ा और उसके सामने जाकर घुटनों पर बैठ गया। माफ कर दे बेटा, इतना ही निकला। मुंह से उसने सिर झुकाया, अपने हाथ से मिट्टी उठाई और मेरे सिर पर डाली और बोला, तू जब तक रास्ता नहीं देखेगा, रास्ता तुझे भटकाता रहेगा। और वह साया एक धुएं की तरह हवा में मिल गया। ट्रक का इंजन फिर से स्टार्ट हुआ और यह पहला मौका था जब किशन की आंखों में थोड़ी राहत दिखी। लेकिन डैशबोर्ड ने फिर झटका दिया। अब आधी रातें पूरी हो चुकी हैं अर्जुन, अब हिसाब मुश्किल होगा। अब तेरा अपना खून सवाल करेगा। और तभी ट्रक के हॉर्न ने खुद ब खुद एक बार नहीं 3 बार बजाया, जैसे किसी ने वो इशारा किया हो जो मौत की दस्तक से पहले होती है। रात अब अपनी सबसे गहरी करवट ले चुकी थी। हवा में ठंडक नहीं, बल्कि बर्फ की चुभन थी, जैसे वो सीधा हड्डियों के आर पार होकर आत्मा को जमा दे। किशन अब एक कोने में सिमटा बैठा था और मैं स्टीयरिंग थामे सोच रहा था कि 5वीं रात किस दरवाजे को खुलेगी, क्योंकि अब तक जो देखा वो था मेरा पाप और उसका प्रतिबिंब। लेकिन अगली आत्मा वो थी जिसका नाम मैंने कभी नहीं लिया, ना किसी से जिक्र किया, वो दास्तान जो मैंने हमेशा अपने जमीर की गहराई में दबा दी थी। तभी ट्रक के रेडियो में एक हल्की सरसराहट गूंजी और आवाज आई, 5वीं रात शुरू, अब घर का दरवाजा खुलेगा। और इस वक्त मेरे दिल की धड़कन रुकी, क्योंकि अब बात बाहर की नहीं, अंदर की थी, मेरे अपने घर की, मेरी अपनी बीवी की, जो कई साल पहले रहस्यमयी तरीके से मर गई थी और जिसकी मौत के बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस रात को याद करने से मैं डरता था, क्योंकि मैं जानता था कि उसमें मेरा हाथ था, ना सीधा ना पूरी तरह परोक्ष, लेकिन मैं जानता था कि अगर मैं चाहता तो उसे बचा सकता था। वो रात जब मैं गुस्से में घर छोड़कर निकल गया था, सिर्फ इसीलिए कि उसने कुछ सवाल पूछ लिए थे। वो रात जब बिजली कड़क रही थी और मैंने उसकी चुप आंखों को अनदेखा कर दिया था, और अगली सुबह मुझे पता चला था कि उसने आत्महत्या कर ली या शायद उसे धक्का दिया गया था। इस बात को मैंने हमेशा खुद से भी छिपा कर रखा। लेकिन आज वो सवाल ट्रक की डिग्गी से बाहर निकलने वाला था, क्योंकि जैसे ही हमने एक मोड़ पार किया, सामने एक घर उभरा, हूबहू वैसा ही जैसा मेरा बचपन का मकान था। 2 मंजिला सफेद रंग की दीवारें जिन पर सीलन के निशान थे, और सामने टूटा हुआ फाटक ट्रक वहीं खुद ब खुद रुक गया और गेट अपने आप चरमराते हुए खुल गया। किशन ने कहा, भाई यह जगह मुझे ठीक नहीं लग रही, पर तू ही बता, ये सपना है या तेरी हकीकत? और मेरे मुंह से बस निकला, ये मेरा घर है, पर अब यह कब्रिस्तान बन चुका है। मैं कांपते कदमों से उतरा, फाटक पार किया, और जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, वह अपने आप खुल गया। अंदर हर सामान वैसा ही था जैसे उस रात था। कुर्सी उलटी पड़ी थी, पानी का गिलास फर्श पर टूटा था, और दीवार पर मेरी बीवी की तस्वीर टेढ़ी लटकी थी। तभी सीढ़ियों से नीचे सफेद साड़ी में एक औरत उतरने लगी। उसके बाल गीले थे, आंखें सुनी और होंठ नीले। उसने कोई आवाज नहीं की,
बस मुझे देखा और चल पड़ी। रसोई की ओर मैं बिना रुके उसके पीछे गया और देखा वो चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसमें आग नहीं थी, सिर्फ धुआं, और उस धुएं में उसकी हंसी गूंज रही थी। अर्जुन, आज खाना तुझे बनाना है। और उसने चाकू मेरी तरफ बढ़ा दिया। उसका चेहरा अब जलने लगा था, जैसे कोई उसे अंदर से भस्म कर रहा हो। उसकी आंखों से खून बहने लगा और उसने वही सवाल पूछा, क्यों नहीं रोका? उस रात मैंने घुटनों पर गिरकर कहा, क्योंकि मैं खुद से भाग रहा था। उसने कहा, तू अब मत भाग, और चाकू हवा में घूमकर मेरे गले तक आ गया। मैं चीख पड़ा, लेकिन किशन ने मुझे झकझोरा और कहा, उठ भाई, तू सो रहा था, लेकिन डर अब भी जाग रहा है। मैं पसीने से भीगा था, लेकिन स्टीयरिंग पर हाथ अब भी था। डैशबोर्ड पर एक नया वाक्य लिखा था, जिसे तूने छोड़ा वो अब तेरे साथ है। और ट्रक की बैक सीट से किसी के सांस लेने की आवाज आने लगी, जैसे कोई पीछे बैठा धीरे धीरे रो रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वही औरत, मेरी बीवी, अब साड़ी में नहीं बल्कि उस रात की लाल स्लीपिंग ड्रेस में थी। उसकी गर्दन तिरछी थी और उसने सिर्फ इतना कहा, आग लगा दूं, इस बार भी या तू साथ चलेगा? तभी ट्रक के शीशों पर आग की लपटें लहराने लगी। बाहर कुछ नहीं था, लेकिन शीशों में सिर्फ आग थी, जैसे पूरा अतीत जल रहा हो। और मैं उस धकते अंधेरे में बंधा खड़ा था। आवाजें जोर से आई, सिर्फ माफी नहीं, मोक्ष चाहिए। और तभी ट्रक के सामने एक बुजुर्ग पुजारी दिखा, हाथ में जलता दिया और माथे पर भस्म। उसने कुछ बुदबुदाया और रोशनी चारों ओर फैल गई। मेरी बीवी की परछाई धीरे धीरे पीछे हटने लगी, लेकिन जाते जाते उसने सिर झुकाकर कहा, मैं आज नहीं, पर फिर आऊंगी जब तू अपने बेटे से नजर चुराएगा। और यह सुनते ही मैं जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि यह रहस्य मैंने किसी से नहीं बताया था कि मेरी बीवी मरने से पहले गर्भवती थी और मैंने कभी उस बच्चे की तलाश नहीं की। तभी रेडियो पर आखिरी आवाज आई, अब छठी रात शुरू होगी और अब वो आएगा जो कभी पैदा ही नहीं हुआ। और मैं कांप गया, क्योंकि अगला हिसाब एक अधूरी आत्मा से था। छठी रात की शुरुआत कुछ अलग थी। आकाश एकदम साफ था, लेकिन उसमें तारे नहीं थे, सिर्फ एक नीली चमक थी जो धीरे धीरे गहराती जा रही थी, जैसे आसमान के पर्दे के पीछे कुछ पल रहा हो। ट्रक अब एक नई दिशा में मुड़ चुका था, ना पहाड़ ना घाटी, बस एक सीधा रास्ता जो अंधेरे और कोहरे के बीच खो जाता था। और उस रास्ते के दोनों तरफ पत्तियों से ढके झाड़ियों जैसे कुछ थे, जिनमें से कराहने की आवाजें आ रही थी। लेकिन अब तक मैं समझ गया था कि डर का सामना बाहर से नहीं, अंदर से करना होता है। किशन ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा, भाई अब कौन सा गुनाह बाकी है? और मैंने निगाहें झुकाकर कहा, एक ऐसा जो हुआ ही नहीं, लेकिन उसका असर सबसे ज्यादा हुआ। तभी ट्रक की हेडलाइट्स एक झोपड़ी पर पड़ी, टूटी हुई छत, मिट्टी की दीवारें और दरवाजे पर नीम का सूखा पेड़, जैसे वहां कोई जन्म कभी पूरा ही ना हुआ हो। ट्रक अपने आप धीमा हो गया और एक झटका देकर रुक गया। रेडियो पर एक बच्चे की हंसी गूंजी, पर वो हंसी मासूम नहीं थी, उसमें एक करा एक कटुता थी, जैसे उसने पैदा होते ही दुनिया की नफरत को छक लिया हो। फिर वही आवाज आई, छठी रात शुरू, अधूरी आत्मा बोलेगी। और अचानक झोपड़ी का दरवाजा अपने आप खुला। अंदर अंधेरा था, लेकिन उसमें से एक झिलमिलाता नीला प्रकाश बाहर आ रहा था। मैंने ट्रक से उतरने का साहस किया और जैसे ही दरवाजा पार किया, पूरा वातावरण बदल गया। मैं अब एक पुराने अस्पताल में था। दीवारें जर्जर, गद्दे फटे हुए और ऑपरेशन टेबल के पास खून के निशान। वहां एक नर्स दिखी जो बिना आंखों की थी और फाइल पढ़ रही थी। उसने बिना सिर उठाए कहा, अर्जुन, नाम गर्भवती पत्नी, दाखिल दिन पूर्णिमा की रात डिस्चार्ज, बिना जन्म के। और तभी ऑपरेशन रूम का दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आई। मैं कांपते हुए भीतर गया और देखा वहां एक झूला था जिसमें एक छाया लेटी थी, आकार में शिशु, लेकिन चेहरा नहीं था। सिर्फ दो चमकती आंखें और नाक से बहता कुछ काला जैसे आंसू नहीं, कोई धुएं की परछाई। उसने मुझे देखा और हवा में एक शब्द उभरा, बाप। और वो आवाज इतनी ठंडी थी कि मेरी रीढ़ शून्य हो गई। मैं झूले के पास गया, हाथ बढ़ाया तो उस छाया ने मुझे छू लिया। मेरे अंदर झटके से एक चित्र दौड़ गया, मेरी बीवी का चेहरा, पेट पर हाथ दर्द से चीखती, और मैं ट्रक के हॉर्न की आवाज में खुद को डुबोता जा रहा था। उस दिन उसने फोन किया था, अर्जुन बच्चा ठीक नहीं है, जल्दी आ। लेकिन मैंने रास्ता लंबा चुना, एक लोड ज्यादा उठाने के लिए, और जब तक पहुंचा उसका ऑपरेशन हो चुका था और बच्चा पैदा होते ही मर गया था।
डॉक्टर ने कहा था जन्म नहीं ले पाया, कुछ देर की सांस थी बस। लेकिन आज उस अधूरी आत्मा ने मुझसे कहा, मैंने सांस ली थी बाप, तूने उसे काट दिया। और उसका झूला झूमने लगा। झूले के नीचे एक जलता हुआ दिया दिखा, लेकिन उस दिए में लौ नहीं थी, सिर्फ धुआं उठ रहा था। और उस धुएं से मेरी हथेलियों में छाले पड़ने लगे। वो अधूरी आत्मा अब हवा में तैरती मेरी तरफ आई। धीरे धीरे उसकी शक्ल बदलने लगी। पहले वह मेरी बीवी का चेहरा बनी, फिर मेरा, फिर किशन का, फिर एक ऐसा चेहरा जिसे मैं पहचान नहीं सका। शायद वो मैं था, लेकिन वो मैं जो मैं कभी नहीं बना। उसने सिर झुकाया और मेरे सीने में समा गया। एक तीव्र झटका हुआ और मैं ट्रक में वापस आ गया। सीट पर बैठा सांसें तेज और ट्रक फिर से चल पड़ा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन किशन ने डरते हुए पूछा, भाई पीछे कौन है? और जैसे ही मैंने शीशे में देखा, पिछली सीट पर एक छोटा बच्चा बैठा था। उसकी आंखें नीली, होंठ पर हल्की मुस्कान, और हाथ में वही झूला था जिसे मैं झोपड़ी में देख चुका था। रेडियो पर आखिरी बार एक बच्चा बोला, अब मैं हर रात तेरे साथ चलूंगा। बाप और ट्रक का हॉर्न 3 बार बजा। डैशबोर्ड पर लिखा था, अब आखिरी 2 रातें रह गई हैं, 7वीं रात वो आएगी जो कभी गई ही नहीं। और मैं समझ गया, अब चुड़ैल की रात आ रही है। 7वीं रात शुरू होने से पहले ही मौसम में एक अजीब सा ठहराव आ गया था। हवा चल रही थी मगर पेड़ हिल नहीं रहे थे, जैसे पूरी कायनात सांस रोक कर बैठी हो। आकाश गाढ़े धुएं से ढंका था और बिजली चमकने की जगह नीला सा चमकता पर्दा बार बार गिर रहा था। किशन अब खामोश था। उसने सिर पर चादर डाल ली थी और शायद अल्लाह को याद कर रहा था। और मैं ट्रक चलाता हुआ महसूस कर रहा था कि स्टीयरिंग अब मेरे हाथ में नहीं, कोई और दिशा तय कर रहा है। रास्ता अब उबड़ खाबड़ था, पत्थरों और कांटों से भरा, मगर ट्रक बिना झटके के चलता रहा, जैसे जमीन उसे रास्ता दे रही हो। और तब मैंने देखा, सामने वही जगह आ गई जहां पहली बार शीशा टूटा था। वही घना जंगल, वो सड़क जो पेड़ों के नीचे दब जाती थी, और वो वीरान घाटी मोड़ जहां सूरज की किरणें भी कभी नहीं पहुंची। उस मोड़ से गुजरते ही ट्रक की लाइट्स एकदम बुझ गई। इंजन बंद हो गया और सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि अपनी सांस भी सुनाई दे रही थी। तभी रेडियो पर हल्की सरसराहट हुई और वही आवाज गूंजी, 7वीं रात अब वो आएगी जो कभी गई ही नहीं। और इसी के साथ ट्रक की सभी खिड़कियों पर एक साथ खरोचने की आवाज आई, जैसे किसी ने नाखूनों से शीशा चीर दिया हो। मैंने बाहर देखा, कोहरा अब काला हो चुका था और उसमें एक सिलहूट धीरे धीरे उभर रहा था। एक औरत, लंबा घूंघट, पैरों के नीचे जमीन नहीं बल्कि धुआं था। वो चुड़ैल थी, वही जिसकी परछाई मैंने पहली रात देखी थी, मगर आज वो साफ साफ सामने थी। उसने धीरे से घूंघट उठाया और उसकी आंखों में काजल नहीं, सिर्फ राख थी, जैसे कोई सदियों से जल रहा हो। उसका चेहरा इंसानी लग रहा था, मगर मुस्कान वो मुस्कान नहीं थी। वो था एक श्राप जो होंठों की जगह जमा हो गया था। उसने हाथ उठाया और ट्रक अपने आप ऊपर उठने लगा, जैसे किसी अदृश्य रस्सी से खींचा जा रहा हो। मैं सीट से बंधा हुआ था, हिल भी नहीं पा रहा था। और तभी उसने पहली बार मुंह खोला, अर्जुन तू वही है ना जो उस रात मुझे छोड़ गया था? और उस वक्त मेरी आंखों के सामने एक खुला हुआ मंजर उभरा। कई साल पहले एक बारिश भरी रात, जब मैंने एक औरत को सड़क किनारे खड़ा देखा था, गीले बाल, भीगा बदन और बदहवासी में लिपटी आंखें। मैंने उसे लिफ्ट दी थी। वो चुपचाप ट्रक में बैठी थी। मैंने उससे कुछ पूछा नहीं, मगर वो कांप रही थी, डर रही थी। और फिर उसने बस इतना कहा था, कोई मेरा पीछा कर रहा है, मुझे बचा लो। लेकिन मैं डर गया था। मैंने ट्रक रोक कर उसे उतार दिया था और कहा था, मुझे मत फंसाओ बहन, मेरा काम चला जाए तो कोई नहीं पूछेगा। और मैंने उसे अंधेरे में छोड़ दिया था। वो चिल्लाई थी, मैं वापस नहीं जा सकती, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और मैंने एक्सेलरेटर दबा दिया था। तब शायद पहली बार मैंने अपनी जान बचाने के लिए किसी और की जान ले ली थी। और आज वही औरत मेरे सामने चुड़ैल बनकर खड़ी थी। उसके चेहरे पर वो सारे जख्म थे जो मैंने देखे नहीं थे। उसकी आंखें उसी रात की सर्दी में जमी हुई थी। उसने कहा, तेरे इनकार ने मुझे इंसान से भूत बना दिया और अब तू जिंदा रहेगा, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक मेरी कहानी तुझमें सांस लेती रहे। तभी ट्रक जमीन पर आ गिरा। चारों टायर एक साथ फटे और इंजन में से सफेद धुआं नहीं, काली चीखें निकलने लगी। किशन अब बड़बड़ाने लगा था, साया है, बहुत पुराना साया है, यह चुड़ैल नहीं, यह इंतकाम है। मैं खड़ा हुआ, कांपते पैरों से ट्रक से बाहर निकला और उस चुड़ैल के सामने जा खड़ा हुआ। मैंने कहा, माफ कर दो,
मैं डर गया था उस रात। उसने मुस्कुराकर कहा, डर का दंड मौत नहीं तड़प है। अब तू हर रात उसी मोड़ पर पहुंचेगा जहां तूने मुझे छोड़ा था। और तभी मेरे सीने पर उसका हाथ आया। उसकी हथेली बर्फ जैसी ठंडी नहीं बल्कि राख जैसी तपती थी। उस स्पर्श से मेरे अंदर की यादें खलने लगी। मैंने देखा मैं हर रात उसी मोड़ पर पहुंच रहा हूं। उस जगह पर रुकता हूं, ट्रक की खिड़की खोलता हूं और बाहर कोई नहीं होता। लेकिन उस क्षण मैं सुनता हूं, अर्जुन मुझे छोड़ के मत जा, और मैं ट्रक बंद करके निकल पड़ता हूं। मगर फिर अगली रात सब दोबारा शुरू हो जाता है। एक लोग, एक अंतहीन श्राप। तभी रेडियो पर फिर आवाज आई, 8वीं और आखिरी रात अब शुरू होगी, जहां या तो तू मुक्त होगा या इस सड़क का हिस्सा बन जाएगा। और ट्रक के शीशे पर खून से लिखा गया, अब तेरा नाम इस मोड़ पर लिखा जा चुका है। 8वीं रात की शुरुआत किसी आम रात की तरह नहीं थी। वो एक ऐसा समय था जब रात खुद भी डर रही थी, जब पेड़ों की परछाइयां जमीन पर नहीं हवा में तैर रही थी, और रास्ते अब रास्ते नहीं बल्कि खाली आंख बन चुके थे, जिनमें गिरकर कोई कभी वापस नहीं आता। ट्रक अब भी वहीं था, टूटा फूटा, मगर जैसे उसमें जान आ गई हो। रेडियो बिना बिजली के चल रहा था और उसमें से किसी अजनबी बच्चे की हंसी लगातार आ रही थी। वो वही बच्चा था जो अब मेरी हर रात का साथी बन चुका था। शायद मेरा बेटा, शायद नहीं, पक्का, क्योंकि अब मैं उसकी आंखों में खुद को पहचानने लगा था। किशन खामोश था, उसके माथे पर पसीने की जगह राख थी, और उसकी आंखें अब इबादत नहीं पछतावे की तस्वीर बन चुकी थी। ट्रक खुद ब खुद चल पड़ा, बिना चाबी के, बिना पैर के एक्सीलरेटर पर, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे खींच रहा हो। और मैं चुपचाप स्टीयरिंग पकड़े बस बैठा था, क्योंकि अब मुझे पता था यह आखिरी रात है। या तो मैं इन रूहों के दरमियान से बाहर निकलूंगा या मैं खुद उनमें एक बन जाऊंगा। रास्ता अब किसी भी नक्शे में नहीं था, बस एक लंबा अंधेरा सुरंग सा, जिसमें दोनों तरफ जले हुए पहिए टंगे थे, जैसे किसी ने जलाए हुए ट्रकों से एक गैलरी बना दी हो। और उस सुरंग के आखिर में एक लाल बत्ती टिमटिमा रही थी, जैसे मौत की आंख पलक झपका रही हो। तभी रेडियो ने कहा, 8वीं रात अब तेरा हिसाब पूरा होगा। हर रूह अपनी पहचान बताएगी, और तू अपना वजन और ट्रक उसी बत्ती के नीचे जाकर रुक गया। ट्रक का गियर लॉक हो गया, सभी शीशे काले पड़ गए, और ट्रक के भीतर अजीब सी गंध भर गई, मिट्टी, लहू और धुएं की मिली जुली, जैसे किसी पुराने कब्रिस्तान में तूफान उठ खड़ा हो। और तभी दरवाजा अपने आप खुला। मैं उतरा और देखा, सामने एक वृक्ष था, नीम जैसा, मगर उसकी शाखें ऊपर नहीं नीचे लटक रही थी, और उन पर लटके थे चेहरे, वो सारे चेहरे जिन्हें मैं कभी पीछे छोड़ आया था। पहला चेहरा वो औरत जिसका मैंने अपनी जान बचाने के लिए दरवाजा बंद कर दिया था। दूसरी वो बच्ची जिसे ट्रक से कुचलने के बाद मैंने समझा था कि कोई नहीं देख रहा। तीसरा वो बुजुर्ग जो सड़क पार कर रहा था, और मैंने हॉर्न नहीं बचाया क्योंकि जल्दी में था। हर चेहरा धीरे धीरे मेरी तरफ झुक रहा था, और उनके मुंह से निकल रहा था एक ही शब्द, अर्जुन। में कांपने लगा, मेरी रगों में जैसे खून नहीं पछतावे का पानी बह रहा हो। तभी उस पेड़ के पीछे से वो चुड़ैल निकली, अब पहले से ज्यादा भयानक नहीं बल्कि शांत थी। उसके चेहरे पर एक वैराग्य था, जैसे कोई खेल खत्म हो गया हो। उसने कहा, अब तू बता अर्जुन, क्या तुझे माफी मिलनी चाहिए? मैंने कहा, नहीं। उसने पूछा, तो फिर तुझे क्या चाहिए? मैंने कहा, सजा। वो मुस्कुराई और बोली, जो सजा तू चाहता है वो तुझे बचा सकती है, मगर जो मैं दूंगी वो तुझे तोड़ देगी। तभी वह बच्चा जो अब तक मेरे साथ ट्रक में था सामने आया। उसकी आंखों से आंसू नहीं, सफेद रोशनी बह रही थी। उसने कहा, अगर तू एक बार उस रात रुका होता, अगर तू एक बार इंसानियत दिखाता। और वो वाक्य अधूरा छोड़कर मुझसे लिपट गया, और तभी एक तूफानी झोंका आया। पेड़ की सारी शाखाएं हिलने लगी, सारे चेहरे हवा में घुलने लगे, और एक तेज चीख गूंजी। वो नहीं, मेरी किशन की, क्योंकि वो अब जमीन पर गिरा हुआ था और उसका शरीर राख बन रहा था। मैंने दौड़कर उसे उठाना चाहा, लेकिन चुड़ैल ने हाथ उठा दिया और कहा, हर किसी को अपनी सजा खुद मिलती है, तू अपनी सुन। और उसने जमीन पर एक दायरा खींचा, मुझे उसमें खड़ा किया और बोली, अब सच्चाई बता, वो आखिरी बार तूने कब किसी की मदद की थी? और मेरे हंट बंद हो गए, क्योंकि याद करके भी कुछ नहीं मिला। फिर उसने दूसरा सवाल पूछा, तू किससे सबसे ज्यादा डरता है? और जवाब आया, खुद से। अब उसने मुस्कुरा कर कहा, तो खुद से सामना कर। और उसी पल सामने खड़ा हुआ मैं, मेरी ही शक्ल,
मेरी ही आंखें, मगर चेहरे पर झूठ, चाल में घमंड और हाथों में लहू। वो मेरी ही रूह थी जो मैंने हमेशा छुपाई। अब वही मुझे घूर रही थी। उसने मुझ पर हमला किया। मैं गिरा, लहू लुहान हुआ, लेकिन खड़ा हुआ और पहली बार मैंने उससे कहा, अब बहुत हो गया, मैं तुझसे नहीं डरता। और जैसे ही मैंने वो कहा, वो दूसरा अर्जुन राख में बदल गया और सारी रूहें पेड़ से उतरकर जमीन में समा गईं। पेड़ जलने लगा और उस आग में चुड़ैल खड़ी रही। उसने कहा, तू अपने डर से जीत गया, अब जा। तभी वो बच्चा फिर पास आया और बोला, अब मैं भी जा रहा हूं। अब तू बाप नहीं, एक आदमी है जो अपनी गलती को स्वीकारता है। और वो हवा में उड़ गया। ट्रक की लाइट्स जल गई, इंजन स्टार्ट हुआ और रेडियो पर आखिरी आवाज आई, श्राप खत्म, अब रास्ता तेरा है। मैंने ट्रक स्टार्ट किया। पेड़ के राख हो जाने के बाद रास्ता साफ दिखा, जैसे कोई धुंध हट गई हो। और पहली बार उस वीरान घाटी मोड़ से निकलते वक्त सूरज की एक किरण शीशे पर पड़ी और मैंने रियर व्यू मिरर देखा। पीछे कोई नहीं था। और जब अर्जुन ने ट्रक से उतरकर पीछे देखा, वहां कुछ नहीं था। वीरान घाटी अब शांत थी, लेकिन वो जानता था कि कुछ आत्माएं अभी भी उसका इंतजार कर रही थीं। तभी उसके सामने भैरवी मंदिर का ध्वज लहराया, एक संकेत कि अंतिम मोक्ष अभी बाकी था। ट्रक फिर स्टार्ट हुआ, लेकिन इस बार दिशा किसी मानव के हाथ में नहीं थी। अर्जुन जंगल में अकेला छूट गया, न भय के साथ न उम्मीद के साथ, बस अपने अंत की प्रतीक्षा में।